चलो भाई शुरू करें। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? क्या बोल रही है लड़की? ये तो पता है मुझे। भारत की नदियां करा दी है ना? हाँ ठीक है। मुस्कान से ज्यादा तो बेटा तुम्हें टेंशन होती है। मुस्कान तो खामखा बदनाम है बस। ठीक है। सबसे ज्यादा घड़ी कौन देखता है पता है तुम्हें छुट्टी के लिए? यो जाके देख रही होती है। देखने वाला तो देख ही लेंगे। हमें करना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी परियोजनाएं, ऐसे बड़े बड़े बांध बनाना जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, है ना। मछली पालन कर सकते हैं। बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे पर्पज इसमें पूरे हो रहे हैं। इसके कारण इन बड़े बड़े ब्रिजों का क्या नाम है? बड़े बड़े ब्रिज कह रहा हूँ, बड़े बड़े ये जो डैम्स है इनका क्या नाम है? बहुउद्देशीय परियोजना है ना। इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर क्यों? क्योंकि इसमें होप, मतलब कि एक तरह से कह लो ग्रोथ की होप है ना, कि भाई विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उस चक्कर में। ठीक है, ये चीज है। अब भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ठीक है, पहले लिख लो आप लोग। बहुत इसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसमें कुछ के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कहाँ पे आपको पता है ये? दामोदर प्रोजेक्ट। नहीं है, यहाँ देखना पड़ेगा। पहला लिख लो आप लोग, दामोदर नदी घाटी परियोजना।
है ही नहीं। चलो कोई नहीं, लिख लो ऐसे ही। ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। इसका पहला पॉइंट है क्या? स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना। दूसरा है, अच्छा ये कहां से इंस्पायर्ड है? तो ये अमेरिका में ना एक अमेरिका वालों ने भी एक परियोजना चलाई थी, इसका नाम था टेंसी परियोजना, उसी के उस पर इंस्पायर्ड थी ये। ठीक है, ऐसे लिख लेना। पर जो यूएसए या नेक्स्ट में लिखो, चलो। यह परियोजना या यूएसए की टेंसी रिवर परियोजना या टेंसी घाटी परियोजना से इंस्पायर्ड है। ये जो टेंसी घाटी परियोजना है ये 1933 में बनी थी। परियोजना के आधार पर 1948 में प्रारंभ की गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा परियोजना, ठीक है। यह पंजाब हिमाचल में सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब हिमाचल में है। सतलज रिवर पे स्थित है। देश की सबसे बड़ी परियोजना है ये गैस। यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सेकंड ऊंचा बांध है, सेकंड हाईएस्ट। इसकी जो आधारशिला है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, इससे किस किस को लाभ मिलता है? तो इसमें लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं, जिन राज्यों को बेनिफिट मिलता है? तो एक तो खुद पंजाब है, ठीक है, हिमाचल है, हिमाचल को मिलता है। दूसरा पंजाब को मिलता है, राजस्थान को मिलता है, हरियाणा को मिलता है, दिल्ली को मिलता है। इन सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। कौन सा बोला मैंने? भाखड़ा नांगल डैम, है ना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट कह लो आप लोग, एंड लार्जेस्ट तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है।
और कई राज्यों को बेनिफिट मिलता है। सतलज रिवर पे ये लोकेटेड है, हिमाचल और पंजाब में। हो गया डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद, ठीक है, या तो ये तो 9 लगा लो इसमें। यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर संचालित है। यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर संचालित है। ठीक है, इससे ना एक झील भी बनाई गई है, कृत्रिम मतलब क्या होता है, मैनमेड। इससे एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। इस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनी है। कहां पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहां पे है, तो ये लोकेटेड है यूपी और एमपी की सीमा पे लोकेटेड है। यूपी और एमपी की सीमा पे लोकेटेड है। कल आप नहीं आए थे ना शायद, सचिन? कल आप आए थे, नहीं आए थे ना? क्या देना है टेस्ट? जीके का सारा मैंने दे दिया, देख लेता हूं मैं। जीके का होगा भी ना तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लासरूम टेस्ट, टेस्ट ही एक बना है। पॉलिटी का है एक, एक पॉलिटी का है। स्टैटिक का तो सर कोई टेस्ट बनाया ही नहीं, नहीं एक मिनट एक मिनट है, हाँ है, दे दूं? स्टैटिक में मेरे पास 3 टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर्स वगैरह। दूसरा है आपका बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। और तीसरा है फोक एंड क्लासिकल डांस। सारा ही दे दूं क्या? नहीं, इनमें क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। चलो देखो, तो उनको चेक करना भी तो हेडेक है एक।
हाँ जी। नेक्स्ट लिखो आप लोग हीराकुंड परियोजना के बारे में। इसके बारे में लिखो आप लोग, ये भारत की बृहत्तम उद्देश्य परियोजना है। सबसे बड़ी, सबसे ऊंची नहीं, सबसे बड़ी। कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है महानदी पर, उड़ीसा में। यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। महानदी को गाइस उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट लोग आप लोग कोशी परियोजना। नेक्स्ट लिखिए आप लोग कोसी परियोजना। लिखो यह कोसी नदी पे स्थित है। यह कोसी नदी पे स्थित है। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं हम लोग? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि वो वहां पे डिस्ट्रक्शन लेके आती है। और इसे कहते हैं किसे? उड़ीसा का शोक कहते हैं। ये जो परियोजना है गाइस, ये नेपाल के, इंडिया और नेपाल का ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया और नेपाल ने इसको मिलके बनाया है। ठीक है, आगे लिखो आप लोग इंदिरा गांधी परियोजना।
स्टैटिक का पहले तो टेस्ट नहीं हुआ ना भाई। यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। इसका उद्घाटन कब हुआ? तीस मार्च 1958 को। उद्घाटन कब हुआ इसका? 30 मार्च 1958 को। किसने किया? भाई गोविंद बल्लभ पंत। वल्लभ पंत, ये उस समय के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे देश के। ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना भी है गाइस, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है चंबल घाटी परियोजना। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को ना 3 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 हिस्से हैं इसके। पहला है गांधी सागर बांध बनाया गया इसमें, गांधी सागर बांध, ठीक है। आपका नेक्स्ट कब बनाया गया? 1959 में, मंदसौर एमपी में। और दूसरा चरण इसका, ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज क्या है इसका? सेकंड फेज है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये 1971 में बना। और तीसरा है जवाहर सुरंग। थर्ड फेज आपका क्या? जवाहर सुरंग। जो राणा प्रताप सागर है ना गाइस, ये कनाडा के हेल्प से बना, हेल्प ऑफ कनाडा। कनाडा ने इसमें क्या की? मदद की, है ना। इंग्लिश का निकाल दो ना, कल ही निकाल दिया था मैंने तो शायद। कल भी तो दिया था, कल तो इंग्लिश का दिया था ना मैंने। नहीं याद है मेरे को, वैसे 11
12 19 और सीपीओ का दिया था मैंने, है ना? 12 10 19, हाँ ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग तुंगभद्रा। नेक्स्ट डैम लिखो आप लोग तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सहयोग से किसके किसके हेल्प से बना ये? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की हेल्प से बनाया गया ये। और क्या क्या है? दूसरा ये है कि ये कृष्णा नदी पर लोकेटेड है। कृष्णा नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। लिखो आप लोग मयूराक्षी के बारे में। झारखंड में है मयूराक्षी नदी पर। झारखंड में लोकेटेड है।
मयूर राष्ट्रीय नदी पे। इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कनाडा बांध। इस पर कनाडा बांध बनाया गया है। जीएस में क्या क्या हो गया हमारा? पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी चल रही है। हिस्ट्री में सब हो गया, एंशियंट, मिडल और मॉडर्न। चलो कोई बात, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट रुका लो, शरावती। शरावती परियोजना कर्नाटक में है। ठीक है, और भारत का सबसे इस नदी से क्या होता है? इसके निकट ना सबसे बड़ा वो है guys, वो जो हमने पढ़ा था, जलप्रपात, जोग जलप्रपात, है ना? जोग जलप्रपात या गोरसोपा, या क्या नाम था उसका, एक महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात के निकट है ये, ठीक है ना? उस पर स्थित नहीं है, उसके निकट है, बस उसके पास है। किसको बेनिफिट मिलता है? तो लाभ मिलता है, लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा को बेनिफिट मिलता है इसका, तमिलनाडु को भी बिजली मिलती है इससे, बेंगलुरु को भी बिजली मिलती है इससे। इन सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा एक और है, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? नाथपा झाकरी। हिमाचल में है, किन्नौर जिले में। हिमाचल में है ये गाइस, और हिमाचल के किस जिले में है? किन्नौर जिला में है। किन्नौर जिला जो है ना, इसकी सीमाएं चाइना से भी लगती हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है। ठीक है, और किस रिवर पे है, किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है ये। सतलज पे हमने एक और पढ़ा था, जो हमने पहला वाला पढ़ा था, क्या नाम था उसका? एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है।
ओके, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पे आ जाओ, बगलीहार परियोजना। नेक्स्ट लिखो आप लोग, बगलीहार परियोजना। कहाँ पे ये है जम्मू कश्मीर में। किस रिवर पे? ये चिनाब रिवर पे है। दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये विवाद है भारत पाक के बीच में, विवाद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जो डैम है ना, ये विवाद है, ठीक है। ये एक हो गया। अगला है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा, या इसको बोलते हैं नीलम परियोजना। कहाँ पे लोकेटेड है ये भी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, किस रिवर पे है ये? झेलम रिवर पे है। उतना कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें ना एक जल सुरंग बनाया गया, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, जिसका विरोध पाकिस्तान करता रहता है। नेक्स्ट गाइस देखो आप लोग, व्यास परियोजना। किस किस के सहयोग से बना ये बना भाई पंजाब के सहयोग से, हरियाणा के सहयोग से, और राजस्थान के सहयोग से, और हिमाचल प्रदेश। 4 राज्यों के सहयोग से बना है। और इसका निर्माण जो है ना, वो कहाँ पे हुआ? तो इसका निर्माण जो है वो रावी, सतलज और रावी, व्यास और सतलज के संगम पर। क्या? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के संगम पर स्थित है। ये तीनों नदियां जहां पे मिलती है वहां पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है टिहरी डैम। ये भी बहुत बड़ा है। टिहरी परियोजना, ठीक है, उत्तराखंड में है ये। उत्तराखंड में है। दूसरा किस नदी पर है ये? भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भिलांगना नदी। भिलांगना नदी, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है गाइस, विश्व का सबसे ऊंचा बांध चाइना में है। उसका नाम है जिंगपिंग बांध। जिम पिंग। कहाँ पे ये चाइना में। अच्छा, चिपको आंदोलन गाइस इसी के अगेंस्ट में हुआ था, जिसको नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। इसी में ही ऐड कर लेना आप लोग। चिपको आंदोलन
इसी बांध के विरुद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। क्यों किया था भाई? जब ये डैम बनाया जा रहा था तो बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे, और बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा डैम है ये। ठीक है, तो उसको उसके अगेंस्ट में उसको रोकने के लिए जो है ये सब किया किया कार्यक्रम। इसके अलावा गाइज एक है आपका सरदार सरोवर, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कभी भी आ भी जाए। नेक्स्ट है सरदार सरोवर। परियोजना ये कहाँ पे है? ये गाइज एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, नर्मदा और प्लस में उसकी ट्रिब्यूटरीज। दो और लिखना है आपको, कावेरी और गंडक। कावेरी और गंडक, आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग कावेरी परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कावेरी परियोजना ये है गाइस तमिलनाडु प्लस में कर्नाटका। कर्नाटका के बीच विवाद है, इस परियोजना को लेकर के इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे चुका है। ठीक है, और एक है गंडक परियोजना, वो लिख लो आप लोग। यह यूपी प्लस बिहार की परियोजना है, प्लस नेपाल भी शामिल है इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, इसके रिलेटेड ना कुछ और पॉइंट्स भी है, लिखो आप लोग विश्व की सबसे प्राचीनतम नहर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व की सबसे प्राचीनतम नहर जो है उसका नाम है गंगा नहर या गंग नहर कह लो आप लोग। ठीक है, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था गाइज बीकानेर के राजा ने। महाराजा गंगा सिंह द्वारा।
कहाँ के राजा थे ये? बीकानेर के। कब बनवाया गया? इन 1927, इन 1927। दुनिया की सबसे पुरानी जो है क्या, कैनाल परियोजना है, मतलब कि आपका नहर परियोजना है जिससे पानी इरिगेशन वगैरह का होता है ये। आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, भारत में कृषि। भारत में एग्रीकल्चर इन इंडिया। आओ देखो सुनो, देखो सुनो, इंडिया जो है गाइस अपने पूरे लैंड का 51% भाग पे जो है एग्रीकल्चर करता है। टोटल लेवल का 54% पे अप्लाई करता है। क्या बोला मैंने? भारत जो है, भारत टोटल जो हमारी जमीन है, टोटल लैंड का कितने परसेंट पे एग्रीकल्चर करता है? 51% पर, 51% पर कृषि करता है। है ना? लेकिन उसमें जिसमें जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है, कुल लेबर पावर जो है, जिसमें टोटल लेबर पावर का 54% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, कृषि पर निर्भर है। आपको पता है शहरों में जो ये भीड़ भाड़ जो काम कर रही है, इससे ज्यादा भीड़ भाड़ एग्रीकल्चर के सेक्टर में गांव में दिखती है। एग्रीकल्चर से जो जरूरी नहीं गांव में, जैसे जो लोग सब्जी यहाँ आके बेच रहे हैं वो भी उस पर डिपेंडेंट है। तो 54% लेबर लगी हुई है और टोटल इसका इतना लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कंपेयर की जाए इसको किससे, चाइना से गाइज, तो ध्यान रखना चाइना जो है ना, चाइना अपनी टोटल लैंड का बस 11% पे ही एग्रीकल्चर करता है, सिर्फ 11% पे। और यूएसए जो है गाइज अपनी टोटल लैंड का मात्र 20% पे एग्रीकल्चर करता है। मतलब वो हमसे बहुत ही ज्यादा क्या है, कम लैंड का यूज करते हैं। रिफॉर्म्स के कारण ऐसा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले हंगर इंडेक्स आया था, भारत की हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट तो आप लोग, भारत में कृषि गणना होती है गाइस, एग्रीकल्चर काउंटिंग होती है भारत में। कृषि गणना, एग्रीकल्चर काउंटिंग जो है वो 5 वर्ष में होती है। 5 वर्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। कृषि एवं सहकारिता विभाग
द्वारा की जाती है। हमारी जो टोटल जीडीपी है ना, उसमें एग्रीकल्चर का जो वो है परसेंटेज है, वो 17% के आसपास है। ठीक है, देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान 10.4% है। और ये कहां पे गाइस, ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है, जो पहले राज्य का मुद्दा होता था लेकिन अब संवर्ती सूची में है। ठीक है, कहां पे ये एग्रीकल्चर जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुद्दा है। कृषि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुद्दा है। मुद्दा है। संवर्ती सूची में आता है ये। ठीक है, पहले ये राज्य सूची का मुद्दा था, 2006 में इसको किस में डाल दिया गया, 2006 तक ये राज्य का मुद्दा था, और 2006 के बाद जो है वो यह संवर्ती सूची में आ गया। अभी 2020 में जो वो 3 फार्म बिल्स आए थे ना, कृषि कानून आए थे जिनका विरोध किया था किसानों ने, वो केंद्र सरकार ने जो है उसको क्या किया था, पास किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। आगे बढ़ जाए। एक ना बुक लिखी गई है भारतीय एग्रीकल्चर का इतिहास करके, हो गया, आगे बढ़ जाए। पहले कृषि मंत्री कौन थे वो भी लिख लो आप लोग। वैसे ये यहाँ का मुद्दा नहीं है, छोड़ो हटाओ, पॉलिटी का मुद्दा, पॉलिटी में देख लेना आप लोग। ठीक है, पहले पता आपको वैसे पहले कृषि मंत्री कौन थे, कहीं पे लिख ही लो साइड में, पंजाब राव देशमुख। पंजाब राव देशमुख। ठीक है, मिनिस्टर थे ये पहले, आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो थे, प्री इंडिपेंडेंस जो थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़े, अब आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट देखो, एक पौधे के निर्माण से लेकर के ना, एक पौधा जब उगता है गाइस, मान के चलो ये पौधा है, कोई भी कुछ भी का पौधा है, यहां से उगने से लेकर इसका जो प्रोडक्ट बनता है, मान के चलो इस पर आम उग रहा है ना, या कुछ भी उग रहा है जो खाने पीने योग्य है, अगर इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, खेत में उगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मंडी में गया, वहां पे बिका, या फैक्ट्री में गया, वहां से कुछ जूस वूस बन के आया। ठीक है, तो इसमें लगने वाली सारी चीजें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बैंक से लोन लेना हो, चाहे यातायात हो, सारी चीजें, जितनी भी चीजें आएंगी, उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। मतलब
पौधे से लेकर के उसके फाइनल प्रोडक्ट तक बनने तक, है ना। और वो तीन क्या क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज। तो लिख लो आप लोग, पौधे के उत्पादन, उत्पाद निर्माण, पौधे से उत्पाद निर्माण तक, पौधे से उत्पाद निर्माण तक, तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया गया इसको, तीन प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइस, आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। कौन कौन सा? पहला है प्राथमिक क्रिया, ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीय क्रिया, और तीसरा है तृतीय क्रिया। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आगे लिखो आप लोग, प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आता है वो लिखो आप लोग। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? इसमें फसल उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों, इसमें फसल उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन शामिल किया गया है। जैसे कि कृषि करना इसमें आता है, पशुपालन इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज, मत्स्य पालन इसमें शामिल है। और वानिकी, वानिकी मतलब वन उगाना या पेड़ वेड़ उगाना, वो उसमें मतलब ऐसा जो हम खेत में जाके कुछ उगा सकते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। सेकेंडरी में क्या क्या आता है? द्वितीय क्रियाएं, इसमें विनिर्माण, इसमें जो कच्चा माल होता है ना, जो ऐसे मिलता है, उसको तैयार किया जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार किया जाता है। जाता है, जैसे कि आप ब्रेड बना रहे हो वीट से, वो हो गया। या आप कच्ची ईंट ले, मतलब ये मिट्टी से आप ईंट वगैरह, ईंट निर्माण का उद्योग कर रहे हो। या आप पटसन से बुनकर उद्योग कर रहे हो, कुछ ऐसा।
ये सब शामिल है। तीसरा आपका आता है, थर्ड आपका टर्शरी बोलते हैं उसको, तृतीयक, तृतीयक क्रियाएं। इसमें वो एक्टिविटीज आती हैं गाइस जो इसको सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को सेवाएं देना शामिल है, सेवाएं देना शामिल है। कैसी सेवाएं? जैसे यातायात की सर्विस होती है, ठीक है, बैंकिंग हो गया, आप किसी को लोन वगैरह दे रहे हो एग्रीकल्चर करने के लिए, इंश्योरेंस हो गया यानी बीमा हो गया, वो एडवर्टीजमेंट अगर आपने कर दी है वो आ जाएगा, ठीक है ना, या बिजनेस के लिए कोई आप सर्विस दे रहे हो वो भी इसमें आ जाता है। हो गया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग गाइस, फसल, फसल ऋतु में। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, फसल ऋतु में। देखो 3 प्रकार की फसल ऋतु होती हैं गाइस। एक होता है रवि या रावी, क्या लो आप लोग, ठीक है, एक एक होता है खरीफ, एक होता है रावी, रबी की फसल, और एक होता है जायद की फसल। ये जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। बोई जाती है कब? जून जुलाई में बोई जाती है। मैंने ये बोला जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक रहती है ना, मतलब इसमें बोई जाती है और इसमें काट ली जाती है ये चीज। दूसरा, इसको ना, इसके अंदर जो फसलें होती हैं उसका वर्गीकरण कर दिया, मतलब उसका बंटवारा कर दिया है। किस प्रकार का बंटवारा कर दिया है? खदान, दलहन, तिलहन, इस प्रकार के पौधों में इसको डिवाइड कर दिया है। कुछ नगदी फसलें भी होती हैं। नगदी फसलें क्या होती हैं? जिनको बेच के जो तुरंत बिक जाती है मार्केट में, ठीक है, इसमें वर्गीकरण होता है। इसमें कुछ खदान की फसलें भी आती हैं, खदान। इसमें चावल आता है खदान की फसलों में, चावल, ज्वार, बाजरा, और मक्का, मोटी फसलें हैं ये। दलहन में क्या क्या आता है? इसमें दाल कौन कौन सी होती है इस सीजन में? तो इसमें मूंग की दाल हो जाती है, उड़द की दाल हो जाती है, सोयाबीन हो जाता है। तिलहन में इसमें क्या क्या आता है? तिलहन की फसलों में इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें सोयाबीन को शामिल किया जाता है तिलहन में। ये सोयाबीन कौन सा वाला है?
वही जो नहीं दिखते डॉट डॉट से आते हैं छोटे छोटे से, शायद देखे होंगे, आपको पता होगा, राजमा की तरह होते हैं जो, हाँ। मूंगफली, ठीक है, तिल, सूरजमुखी, ठीक है। नेक्स्ट है इनका टाइम पीरियड आपका नवंबर में बोई जाती हैं, नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसमें खाद्यान्न की फसलें कौन कौन सी आती हैं वो देख लो आप लोग। तो इसमें गेहूं आता है, गेहूं सर्दियों में होता है ना। और जौ आती है इसमें। दलहन में क्या क्या आता है इसमें? मटर और चना आता है। तिलहन में क्या क्या आता है इसमें? तो सरसों और राई आती है। नगदी फसलें इसमें कौन कौन सी होती हैं गाइस? ऐसी फसलें जो तुरंत बिक जाए उसको नगदी फसल कहते हैं, जो खेत में बिक जाती है। जैसे एक तो गन्ना हो गया, एक हो गया आपका बरसीम, एक होता है, आप सर्च कर लेना आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इज जायद की फसलें। मार्च अप्रैल में ये क्लोज होती हैं और ये जून जुलाई में खुलती हैं। इनके बीच में जो 2 महीने का टाइम होता है उसमें जायद की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें हरी सब्जियां वगैरह आती है, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर वगैरह, ये सब आता है इसमें, ठीक है। गर्मी के मौसम में आते हैं और पानी वाली होती हैं इसमें, ठीक है ना। तो अप्रैल से लेकर के जून तक पानी वाली फसलें, ठीक है। इसमें आ जाता है तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, एक्सेट्रा, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।